तो हिमाचल बीजेपी में बीते 3 दिनों में गहनता से मंथन हुआ। विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, कोरोना, वैक्सीन समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और इस रिपोर्ट को जरा देखिए। हिमाचल बीजेपी में भविष्य मंथन हुआ। मंथन नहीं, महामंथन। जी हां, राजधानी शिमला में बीते 3 दिनों में सभी बीजेपी के विधायक, पूर्व प्रत्याशी, मंत्री, कार्यकर्ता सभी के बीच चर्चा हुई। सीएम जयराम ठाकुर, प्रभारी अविनाश राय खन्ना, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा, हरियाणा के प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, सह प्रभारी संजय टंडन, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। 3 दिन पीटरहॉफ में चली इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक बार फिर से सक्रियता से काम करना और साल 2022 में होने वाले चुनावों की अभी से तैयारियों में जुट जाना लक्ष्य था। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, रणधीर शर्मा ने जनता टीवी को बताया, जरा सुनिए। देखिए, इन 3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए अलग अलग ग्रुप्स में बैठकें की है। कोर ग्रुप की बैठक अलग हुई है, पदाधिकारियों की बैठक अलग हो रही है, विधायकों के साथ अलग से बैठना हुआ है और उसी तरह से मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्रियों से अलग से बैठना हुआ है। सभी बैठकों का उद्देश्य था कि पार्टी एक बार फिर से सक्रिय रूप में काम करना शुरू करे, जो आगे आने वाले उपचुनाव हैं वो भी जीते और 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उनमें भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बने। इस दृष्टि से पार्टी ने आगामी रणनीति बनाई। जो आने वाले कार्यक्रम है, 21 जून को योग दिवस हर बूथ पर मनाया जाए, 25 जून को आपातकाल का काला दिवस के रूप में मनाया जाए, 23 जून से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए और उसी के साथ साथ आज सुबह जो मोर्चों की बैठकें हुई, उन मोर्चों को हर बूथ पे उनकी टीम खड़ी हो, उस टीम की फिजिकल वेरिफिकेशन करने का अभियान चलेगा और फिर मोर्चों को टारगेट दिया गया है कि वो अपने सम्मेलन आयोजित करें प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक और उसके बाद जैसा समय रहेगा, कोरोना संकट समाप्त हो गया तो इन मोर्चों की रैलियां भी हों। इस तरह की योजना भी इस बैठक में बनी है। इसके अलावा विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक में जो हमारे प्रभारी जी ने इच्छा जाहिर की थी कि 3 साल का रिपोर्ट कार्ड सभी विधायक रखें, एक तरह से 3 साल की उपलब्धियों का विधानसभा क्षेत्र से ब्यौरा देने की बात थी, वो सब विधायकों ने दिया है और ये भी उसमें आग्रह किया गया कि अगर कहीं किसी को लगता है कोई कमी है और आने वाले समय में उसको पूरा करके लाभ होगा तो उसका भी वो जो है उसमें जिक्र करें। सभी विधायकों ने वो अपनी रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर सरकार आगे काम करेगी और भी सरकार रिपीट करने के उद्देश्य से विधायकों से, पार्टी पदाधिकारियों से सुझाव लिए गए हैं। उन सुझावों पर पार्टी भी काम करेगी और सरकार भी काम करेगी और निश्चित रूप से जो हमारा ये उपचुनाव जीतने और 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा सरकार बनने का उद्देश्य है, उसको हम पूरा करेंगे। तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी के रोड मैप पर चर्चा हुई और अब देखना ये होगा कि इस बैठक का कितना असर आगामी उपचुनाव और साल 2022 के विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से बदल चुका है। पिछले दिनों प्रदेश में जमकर बारिश और बर्फबारी हुई, हालांकि अभी मौसम कुछ इलाकों में साफ है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों से ही पहाड़ों पर बारिश हो रही है। कहीं तेज बारिश तो कहीं आंधी तूफान, कहीं ओलावृष्टि तो कहीं ठंडी हवाओं से मौसम गुलजार। चलिए सबसे पहले आपको राजधानी शिमला की सैर करवाते हैं। यह शिमला का रिज मैदान है। अमूमन ये पर्यटकों से खचाखच भरा रहता है, लेकिन कोरोना के कारण आजकल यहां भीड़ कम है।
प्रदेश में हाल ही में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई, इसलिए अब पर्यटकों का आना शुरू हुआ है। दूर दूर से पर्यटक इसी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए क्वीन ऑफ हिल्स का रुख करते हैं। है ना ये नजारा काबिले तारीफ। अब आपको किन्नौर से थोड़ा ऊंचाई की तरफ ले चलते हैं। ये जनजातीय जिला किन्नौर की तस्वीरें हैं। पिछले दिनों यहां भी जमकर बारिश हुई। ये वो इलाका है जहां साल के 7 से 8 महीने बर्फबारी होती है। यहां जमकर बर्फबारी होती है। हालांकि पिछले दिनों यहां भी जोरदार बारिश हुई। इस बारिश के कारण यहां कड़कड़ाती ठंड पड़ गई, जिससे कि लोग अब गर्म कपड़े पहनकर अपना काम कर रहे हैं। वहीं जनजातीय जिला चंबा में भी मौसम कुछ ऐसा ही है। हालांकि आज प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहा, लेकिन ये तस्वीरें पिछले कुछ दिनों हुई बारिश की हैं। चंबा के भी कुछ इलाके जनजातीय क्षेत्रों में आते हैं। आपको बता दें कि यहां पर भी जमकर बर्फबारी होती है। अब आपको मैदानी इलाकों का भी दीदार करवाते हैं। बिलासपुर जिले की ये तस्वीरें देखिए। यहां पर भी बारिश से मौसम सुहाना है। गर्मी से लोगों को राहत मिली तो बागवानों और किसानों के चेहरे खिल उठे। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ी सी हैरान कर देंगी, क्योंकि अभी तो ठीक से मानसून ने दस्तक भी नहीं दी है। बारिश भी ठीक से नहीं हुई कि पांवटा साहिब में सरकारी दावों की पोल खुल गई। यहां घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है और हर साल की तरह इस साल भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जरा देखिए कि किस तरह से बारिश के चलते किस तरह से सड़कों पर जलभराव की समस्या है। आलम यही रहा तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और तो और बीमारियां भी गंदे पानी से फैल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो पांवटा साहिब में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदियां उफान पर है। इसके अलावा कई जगहों पर पानी भर जाने से भी कई इलाकों में जो है संपर्क टूट चुका है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का भी लगातार सामना करना पड़ा है। हालांकि बारिश का पानी लोगों के घरों तक भी जा पहुंचा है, जिसके चलते घरों में रखा हुआ सामान भी तहस नहस हो चुका है। वहीं इस मामले को लेकर लोग पंचायत प्रधान से लेकर प्रशासन तक से कई बार शिकायत भी करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो पांवटा साहिब की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां बारिश होने के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बारिश बीते दिनों हुई थी, जिसके चलते सड़कों का तो बिलासपुर से हमारे संवाददाता सुभाष ठाकुर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं लाइव। सुभाष, बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो वहां पर भी मौसम इस वक्त हसीन है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, बिलासपुर की अगर बात की जाए तो बिलासपुर में मौसम इसमें सुहावना बना हुआ है और आसमान के में बादल छाए हुए हैं। लगातार मौसम में गिरावट देखने को आ रही है। गर्मी का जहां पर बिलासपुर में माहौल बना हुआ था 38 से 40 के आसपास जहां पर टेम्परेचर बिलासपुर में पहुंचा हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले जैसे ही बारिश हुई है उससे मौसम में गिरावट देखने को मिली है और मौसम थोड़ा कूल हुआ है। वहीं पर बिलासपुर वासियों को गर्मी से भी यहाँ पर राहत मिली है। तो वहीं पर ऊपरी क्षेत्र और निचले क्षेत्रों में जो मक्की और गेहूं माफ कीजिए मक्की और अदरक की जो फसल है उसके लिए किसानों को भी ये बारिश लाभदायक साबित हो रही है। जी सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग की तरफ से आगामी दिनों के लिए क्या कुछ अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है? मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर आगामी दिनों के लिए अलर्ट किया गया है कि आने वाले समय में बिलासपुर में तेज बारिश की होने की संभावना है जी। और प्रशासन की ओर से लोगों से आग्रह भी किया गया है कि नदी नालों के नजदीक ना जाए, क्योंकि तेज बारिश के चलते नदियों का पानी बढ़ सकता है। जी, तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि तेज बारिश होने की संभावना है। जिला प्रशासन ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की है सुभाष?
जी, जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां कर ली गई है। जिस तरह से अगर कोई भी स्लाइडिंग कहीं पे हो रही होगी तो उसको लेकर प्रशासन के द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग और एनएचआई के साथ मीटिंग करके पूरी तैयारियां कर ली गई है। जी, तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है सुभाष, क्योंकि जल स्तर की भी तस्वीरें हमने बीते दिनों अपने तमाम दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरह से नदी का जल स्तर भी बिलासपुर में लगातार बढ़ता जा रहा था। तो लोगों को क्या कुछ हिदायतें यहाँ पर दी जा रही है? लोगों को यही हिदायतें दी जा रही है कि जैसे ही जल स्तर नदियों या नालों का बढ़ता है तो उनके नजदीक ना जाएं, अपना ध्यान रखें और कहीं पर अगर तूफान भी आता है तो घरों से बाहर ज्यादा ना निकलें। सुभाष, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखाई और बिलासपुर के बारे में अपडेट किया कि किस तरह से मौसम बिलासपुर का बदल चुका है और लोगों को वहां पर गर्मी से राहत मिल चुकी है। किसानों और बागवानों के भी चेहरे खिल चुके हैं। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करवाते हैं जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। प्रदेश में संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की जा रही। बीते 24 घंटों में 260 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। हालांकि बीते 24 घंटों में 9 और संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। अब तक की अगर आपको जानकारी दें तो 1,99,699 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई, जिनमें से 1,92,841 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। और एक्टिव केसेस की अगर आपको जानकारी दें तो 3,430 हिमाचल में कुल एक्टिव केसेस इस वक्त है। तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर, क्योंकि एक्टिव केसेस की संख्या अब हिमाचल में 4,000 से कम हो चुकी है। बीते 24 घंटों में भी 9 लोगों की मौत हुई और अब तक 1,99,699 लोगों में से आपको जानकारी दे दें कि 1,92,841 संक्रमितों की रिकवरी हो चुकी है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस जिले में कुल कितने इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। तो कांगड़ा जिले में कुल 804 इस वक्त एक्टिव केसेस। किस जिले में कुल कितने एक्टिव केसेस ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता। राजधानी शिमला में 381 मामले सक्रिय, सोलन जिले में 231 कुल एक्टिव केसेस और इसी के साथ साथ मंडी जिले में 402 मामले सक्रिय। तो हर जिले की जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चंबा में इस वक्त 372 कुल एक्टिव केसेस, वहीं सिरमौर जिले में 246 मामले सक्रिय, ऊना जिले में 287 कुल एक्टिव केसेस हैं और बिलासपुर में 104 कुल एक्टिव केसेस। हमीरपुर जिले में 275 मामले सक्रिय। किस जिले में कितने एक्टिव केसेस ये आपको बता रहे। कुल्लू जिले में 175 मामले सक्रिय और प्रदेश भर में 4,000 से कम एक्टिव केसेस इस वक्त है। किन्नौर जिले में 108 और सबसे कम 45 एक्टिव केसेस लाहौल स्पीति में है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा और मुश्किल चीज है वैक्सीन लगाना। ये हम क्यों कह रहे हैं आपको इस खबर के जरिए बताते हैं। दरअसल सोलन में पहले तो वैक्सीन की कमी थी। अब जब वैक्सीन आ चुकी है तो अब युवाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा और तो और जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उन्हें स्लॉट लेना टेढ़ी खीर बन चुका है। यानी कि जिसे स्लॉट केंद्र मिल जाता है वो केंद्र स्वास्थ्य विभाग ने कहां स्थापित किया है ये ढूंढना सबसे मुश्किल है, जिसके लिए खास तौर पर 18 से 44 साल के नागरिकों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। यहां तक कि आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर भी अब युवाओं में उत्साह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमें दिक्कत स्लॉट बुकिंग में आ रही है। तो पहले तो स्लॉट ही नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद जब स्लॉट मिल रहा है तो इनका नेरी इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ आपको स्लॉट कोविशील्ड का इंजेक्शन लगेगा, तो वो प्रॉपर एड्रेस पता नहीं लग रहा है लोगों को। सुनने में दिक्कत आई सर। नेरी ये जो है, नेरी असल में सुल्तानपुर में है, नेरी स्टेशन जो बताया गया है, पर वहाँ पे कोविशील्ड का इंजेक्शन नहीं लग रहा है। जो लग रहा है वो इनका पंचायत भवन में लग रहा है, इधर बड़ो पंचायत में, और जो एड्रेस में मेंशन किया है वो नेरी लिखा गया है। आज मेरा वैक्सीनेशन का शेड्यूल अप हुआ था और जो हमें इसमें सेंटर दिया गया था वो नेरी HSC था। थोड़ी ढूंढने में परेशानी हुई बट इवेंचुअली ये बड़ोग में आके हैं, रोड से थोड़ा सा ही नीचे।
बट थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए कि जो वैक्सीनेशन सेंटर हमें दिया जा रहा है उसका मतलब एटलीस्ट फ़ोन नंबर दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को ढूंढने में परेशानी ना हो। हमें भी लगभग आधा पौना घंटा लगा सेंटर ढूंढने में, तो जाहिर सी बात है अगर एड्रेस क्लियर नहीं है तो लोग इधर उधर भटकेंगे। तो थोड़ा डेस्टिनेशन जो सेंटर की है उसको आप क्लियर कट मेंशन करें या एटलीस्ट जो गूगल मैप पे ढूंढ सके लोग, या एटलीस्ट फ़ोन नंबर दे दें। जिला सोलन में सरकारी बसों के साथ साथ निजी बसें भी चलने लगी है, जिसके चलते अब बाजारों की रौनक बढ़ने लगी है। गांववासी जो पहले कोरोना के खौफ के कारण अपने घरों में ही रहना पसंद करते थे, वो भी अब बसों के जरिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम की तरफ से बुधवार को 83 अतिरिक्त रूटों पर बस सेवा प्रदान की गई है। रूटों पर सवारियों की संख्या बढ़ने और जनता की डिमांड पर निगम प्रबंधन ने बसों की संख्या बढ़ानी भी शुरू कर दी। निगम प्रबंधन का दावा है कि प्रदेश में जनता का बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए अधिकतर रूटों पर बसों का संचालन किया जाए। बुधवार को निगम प्रबंधन द्वारा प्रदेश के 1611 रूटों पर बस सेवा प्रदान की गई, जिसमें आपको बता दें कि प्रबंधन की तरफ से 290 लॉन्ग रूट और 1321 लोकल रूटों पर जनता को परिवहन सेवा प्रदान की गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दें कि कहां-कहां कितनी बसें चली, किस जिले में लोकल और लॉन्ग रूट पर कितनी बसेस चली हैं। ऊना जिले में 35 लोकल और लॉन्ग रूट पर 14 बसें चली और इसी के साथ साथ धर्मशाला में 43 लोकल और लॉन्ग रूट की 9 बसें चली। केलोंग में 34 लोकल रूट्स पर बसों का संचालन शुरू किया जा चुका है। ऊना में आपको बता दें कि 102 लोकल बसों का संचालन शुरू किया जा चुका है। ग्राफिक्स के जरिए हर जिले की आपको सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि कहां कितने रूट्स पर बसें चल चुकी है। हिमाचल के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने ठियोग की पराला मंडी का दौरा किया और निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। दरअसल मंडी में कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही थी, तो इसी के चलते बागवानी मंत्री ने कहा कि 15 जुलाई तक पानी की सुविधा बहाल कर दी जाएगी और अगले साल तक सेब प्रोसेसिंग प्लांट भी तैयार हो जाएगा। पांवटा साहिब अनाज मंडी में इस बार 35,000 क्विंटल गेहूं खरीदी गई है। पांवटा साहिब अनाज मंडी की गेहूं खरीद हिमाचल प्रदेश में गेहूं खरीद का ये एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। आपको बीते साल की जानकारी दे दें कि 23,000 क्विंटल रिकॉर्ड गेहूं खरीदी गई थी और गेहूं की ये खरीद भारतीय खाद्य निगम की तरफ से की गई है, जिससे कि क्षेत्र के किसानों के खातों में 7 करोड़ से ज्यादा रुपया पहुंचाया गया है। हालांकि कोरोना बंदिशों और किसान आंदोलन के बीच किसानों ने पांवटा साहिब अनाज मंडी FCI गोडाउन में गेहूं पहुंचाया। इस बार हालांकि लॉकडाउन भी लगा हुआ था, लेकिन किसानों ने हरियाणा की मंडियों में गेहूं बेचने की अपेक्षा FCI को गेहूं बेचना उचित समझा। यही कारण है कि इस बार पांवटा साहिब अनाज मंडी में किसानों ने लगभग 35,000 क्विंटल गेहूं भारतीय खाद्य निगम को बेचा है। तो पांवटा साहिब की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 35,000 से ज्यादा क्विंटल गेहूं इस बार खरीदा गया, बेचा गया किसानों की तरफ से, और अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड हिमाचल में बन चुका है। बीते साल की आपको जानकारी दे दें कि 25,000 क्विंटल गेहूं खरीदा गया था। बिलासपुर के शाहतलाई में घराट एवं पंचक्की के पास प्रस्तावित सीवरेज सेप्टिक टैंक बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि सीवेज प्लांट के बनने से प्लांट के आसपास के इलाकों में बने पानी के स्रोतों में प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। गौरतलब है कि गांव का एक परिवार पिछले कई पीढ़ियों से पंचक्की को अपनी प्राचीन धरोहर भी मानता और आगे कई साल तक इस धरोहर को बनाए रखना चाहता है, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। यहाँ टैंक बनाया जा रहा है, बहुत गलत बनाया जा रहा है। इसको उचित दूरी पर बनाया जाए। मैं इसके हमारी साथ में हमारी ज़मीन पड़ती है, कल को हमने मकान डालना है, हमारे वहाँ रहने को बहुत तंगी है।
इसलिए सरकार को उसे उचित दूरी पर बनाया जाए। बता मेरा ना ये बहुत नेड़े आई जाता सिवर टैंक अहां दा घर थो बहुत नजीक आ ता घराटा ते यह सब के आनंद है आटा भी सब कुछ पानी जाता अहां दा टैंक भी करने लगदा ता तुहां देखना चाहिदा इने पे कितनी मुश्किल है जो ता इसते हम जो इतना दवा पे हम जो सांस लेने जो देवा और है कुछ नहीं मंगते जमीन ये इत्थी रहनियां ये किसी नहीं लेनियां है गवर्नमेंट दी होंगी चाहते आंदी है किसी दी भी पर हम जो बड़ी भारी मुश्किल आई जानी बहुत 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 मुश्किल आनी हम जो ये। जी हाँ, तो उपमंडल पांवटा साहिब की सबसे महत्वपूर्ण सड़क निर्माण में घटिया सामग्री मिलाई जा रही थी। हमारे चैनल में मामले को उजागर करने के बाद अब नगर परिषद पांवटा साहिब अधिकारियों की तरफ से ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक सिविल अस्पताल, एसडीएम कार्यालय, वीआईपी विश्राम गृह, थाना पांवटा साहिब, एमसी कार्यालय, ऐतिहासिक गुरुद्वारा, इन सभी को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर घटिया सामग्री से निर्माण कार्य किया जा रहा था। क्रशर की रेत बजरी इस्तेमाल करने की बजाय ठेकेदार की तरफ से यमुना का गटका डाला जा रहा था, जिसके बाद हमारी टीम ने मामले को उठाया और अब प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लिया। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू करवाते हैं। बुजुर्ग महिलाओं से मारपीट का मामला सिरमौर जिले के पांवटा साहिब से सामने आया। नशे में धुत एक युवक ने महिलाओं की मारपीट की और पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इस मामले की अब जांच शुरू कर दी है। तो सिरमौर जिले के पांवटा साहिब का ये मामला, जहां पर बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि नशे में धुत युवक ने ये मारपीट की थी। मैं मंदिर गई थी बेटे, तो ये मेरे पीछे से आया। अंकुल ने कहा सिगरेट दे दे। इसने कहा भी तेरी आंटी मंदिर गई, आका ले जिए तू है। इनको मेरे गले बदतमीजी गल क्यों बोल रहा? मैंने लेना एक अंदर बढ़ गया 60 रुपया। इन्हें कहा अंदर ना बढ़, तू नीचे बाहर चल, तेरे अंकल देवागी। इन्हें पत्थर मारा इसका, तब बात खत्म होगी। फिर आएगा हम दोनों बट्टे फिर आएगा। मैंने घर से क्या कहा था, है कोई बात? तीसरी बार इसने मेरे गले। एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जो कि श्री नैना देवी से इस वक्त सामने आ रही है। बिलासपुर जिले से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। स्वारघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिलासपुर जिले के स्वारघाट से इस वक्त की बड़ी खबर, 5 चरस तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य सप्लायर तक पहुंचने की फिलहाल तफ्तीश अभी भी जारी है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। स्वारघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली और अब मेन सप्लायर की तलाश जारी है। सोलन जिले के नालागढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सोलन जिले के नालागढ़ से बताने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर नालागढ़ से आपको बता रहे हैं। आईपीएच विभाग पर घोटाले का आरोप न्यू नालागढ़ में लगा है। न्यू नालागढ़ कॉलोनी वासियों का आईपीएच विभाग पर आरोप लगा है। आरोप क्या? आरोप लगा है कि पानी की टंकी के निर्माण में घोटाला हुआ है। लोगों का कहना है कि घटिया सामग्री पानी की टंकी के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही है। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।